नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद सत्येंद्र यूट्यूब चैनल में। और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स का सेशन। और इस सेशन के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे मुद्दों पर। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दुलहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत परियोजना। दुलहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत परियोजना की यहाँ पर जो है बात हो रही है। इसका मतलब दुलहस्ती स्टेज फर्स्ट जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है, ये आपका पहले ही स्टार्ट कर दिया गया होगा, है ना। इसका मतलब यही है, स्टेज सेकंड को अनुमति मिली है, अप्रूवल मिला है ना। जो आपका एनवायरनमेंट अप्रूवल जो सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, या केंद्र सरकार का जो पर्यावरण अनुमोदन तंत्र है, या हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो दुलहस्ती स्टेज सेकंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है, इसको मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना का विकास जम्मू एंड कश्मीर में जो है आपका किश्तवाड़ जिला है, और किश्तवाड़ जिले में जो है वो चिनाब नदी पर इसका विकास किया जाएगा। अगर आप देखें तो अभी हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद जो है भारत की तरफ से सिंधु नदी जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। हम लोगों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे इस समझौते को भाई, है ना, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। तो जिसकी वजह से हुआ ये कि 23 अप्रैल 2025 से सिंधु रिवर वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंडेड है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सिंधु रिवर वाटर ट्रीटी या सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। विश्व बैंक ने इसमें अध्यक्षता की थी, मीडिएटर था विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। और इसमें टोटल 6 नदियां थी, है ना। 3 नदियां पश्चिमी वेस्टर्न, और 3 नदियां जो है पूर्वी ईस्टर्न, है ना। तो जो वेस्टर्न रिवर थी उनमें 80% पानी का यूज पाकिस्तान, 20% भारत। जो ईस्टर्न रिवर थी उसमें 80% भारत, 20% पाकिस्तान। इस तरीके से पूरा का पूरा समझौता है। अब यहाँ पर जो है नॉर्मल सी बात है, अब भारत जो है वो क्या भाई अपनी रणनीति बनाएगा, बेहतर रणनीति बनाएगा, जिसके माध्यम से वो पाकिस्तान को, है ना, एक तरीके से घुटने टेकने पर मजबूत जो है मजबूर कर दे। तो इसी वजह से जो है वो दुलहस्ती स्टेज सेकंड जो प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी दी गई है। देखिए दुलहस्ती स्टेज फर्स्ट, है ना, ये एक तरीके से क्या है, डैम। और जिस डैम के माध्यम से क्या किया जाएगा, बिजली बनाई जाएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत बनाई जाएगी। तो पहले से 3 यूनिट यहाँ पर लगी हुई है। एक यूनिट की क्षमता है 130 मेगावाट। तो 3 यूनिट की क्षमता कितनी हो गई, 390 मेगावाट। यानी दुलहस्ती स्टेज वन जो प्रोजेक्ट है ये 390 मेगावाट का 2017 से 2007 से ये जो है चल रहा है ना। यह 390 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दुलहस्ती स्टेज सेकंड, ये आपका जो है इसमें 2 यूनिट लगाई जा रही है नई। पहले 3 यूनिट लग चुकी हैं, 2 यूनिट नई लगाई जा रही है। और इनमें एक यूनिट की जो क्षमता है वो 130 मेगावाट की है, तो 2 यूनिट की क्षमता हो गई 260 मेगावाट। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर जो खर्चा आएगा वो आएगा आपका 32,000 करोड़, है ना। इससे होगा क्या, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। जब हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो चिनाब नदी का पानी जो है उसको रोकेंगे। और चिनाब नदी का पानी रोकना मतलब पाकिस्तान में पानी कम पहुंचना। पाकिस्तान में पानी कम पहुंचेगा तो नॉर्मल सी बात है ना, पाकिस्तान को इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें उसके नुकसान या फायदे से, है ना, अभी लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं भारत को इससे फायदा होगा, है ना। हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अब दूसरे को हमारे फायदे से अगर नुकसान हो रहा है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। चलिए, इसरो जो है वो तीसरा लॉन्च पैड बनाने की तैयारी में है। ये लॉन्च पैड क्या होता है, लॉन्च पैड वो जगह होती है जहां से किसी सैटेलाइट को, है ना, रॉकेट को जो है वो उड़ाया जाता है ना, वो लॉन्च पैड होता है। तो पहले से 2 लॉन्च पैड जो है वो हमारे पास हैं, श्रीहरिकोटा सार या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, जो कि पुलकट झील पर है। और ये कहा है इसरो ने कि हम 4 साल के अंदर इसको एक्टिव कर देंगे तीसरे लॉन्च पैड को। कारण क्या है, तो भारत तब प्लानिंग कर रहा है कि इसरो हमारा प्लानिंग कर रहा है कि आगे चल के, अभी जैसे आप लोगों को पता होगा ब्लू बर्ड, है ना, ब्लॉक सेकंड जो आपका एक सैटेलाइट छोड़ा गया था, सबसे भारी उपग्रह था, यूएसए का हमने छोड़ा है। पी आपका जो रॉकेट था, उस रॉकेट का नाम था LVM-3M6। अब हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि 12,000 किलोग्राम से लेकर 14,000 किलोग्राम तक के भी भारी उपग्रहों को हम छोड़ पाए, प्रक्षेपित कर पाए, लॉन्च कर पाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो है क्या होना चाहिए भाई, एक अलग से लॉन्च पैड होना चाहिए जिसमें बड़े रॉकेट को उड़ाया जा सके।
इसरो के बारे में आप जानते ही होंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को स्थापना, है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना, का नाम जो है सुना होगा आपने। नहीं भी सुना है तो मैं अभी आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ। इसरो की स्थापना के बारे में ध्यान रखिएगा। सतीश धवन जो थे इन्होंने ये स्थापना करवाई थी 1969 में। अगर हम बात करें ये भारत का जो मानचित्र है, इस मानचित्र के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूं तो ये है पुलिकट झील। क्या है? पुलिकट झील। अब पुलिकट झील को आप ऐसे मान लीजिए जैसे ये पुलिकट झील है, ये है पुलिकट झील। इस पुलिकट झील के अंदर ये एक आइलैंड है, इसका नाम है आपका श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा आइलैंड, द्वीप। और इसी के ऊपर बना हुआ है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसी पे हम लॉन्च पैड बना रहे हैं, एक एक करके 2 लॉन्च पैड पहले से हैं, है ना। ये जो पुलिकट लेक है ये 2 राज्यों में विस्तारित है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसका जो हिस्सा है वो 84% है, तमिलनाडु में 16% है, 16% हिस्सा है इस झील का। ध्यान रखना है। पुलिकट लेक, पुलिकट लेक के अंदर है श्रीहरिकोटा द्वीप, यहीं से उपग्रह जो है वो छोड़े जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। आयुष्मान भारत योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी और ये स्वास्थ्य कवरेज, है ना, हेल्थ कवरेज जो है उपलब्ध करवाती है। इसके अंतर्गत जो है वो लगभग 10 करोड़ परिवारों को जो है कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। टारगेट है इसका 10 करोड़ परिवार, है ना। और एक परिवार में 5 मेंबर मान के चलिए तो ऐसी स्थिति में 50 करोड़ लोगों को कवर करने वाली योजना है। आयुष्मान भारत योजना जो है इसमें 2 राज्य शामिल हुए हैं आपका, एक तो उड़ीसा और दूसरा यूनियन टेरिटरी दिल्ली। तो उड़ीसा और दिल्ली इसमें शामिल हो गए हैं, केवल एक राज्य इससे बाहर रह गया है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आयुष्मान भारत योजना अभी लागू नहीं है। 2018 से 1 दिसंबर 2025 तक अगर आप देखें तो 42.48 करोड़ कार्ड जो है वो बन चुके हैं। कितने? 42.48 करोड़ जो कार्ड है वो अब तक बन चुके हैं। कितने? 42.48 करोड़, है ना। या ऐसे मान लीजिए 42.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, है ना। और लगभग लगभग आप मान के चलिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो है वो इसकी अनुमति दे दी गई है कि भाई आयुष्मान कार्ड जो है वो वहां पर लागू है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजेएवाई, है ना। ये याद रखिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है, पीएमजेएवाई की फुल फॉर्म क्या है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऐसे ही अब होता क्या है कि भारत सरकार इसमें जो 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से जो है वो हेल्थ कवरेज दे रही है। तो एक अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम है आभा अकाउंट। आभा अकाउंट मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, है ना, जिसके माध्यम से फंडिंग की जाती है सरकार के द्वारा। चलिए, ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव, एक योजना, एक पहल स्टार्ट की गई है, ग्रीन टू गोल्ड, है ना, हरे से सोना। तो हरे से सोना बनाने वाली जो पहल है ये हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश भांग की खेती को बढ़ावा देगा। किसकी? भांग की खेती को बढ़ावा देगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बना देंगे। आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बना दिया जाएगा। भांग की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए योजना लाई गई है, ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव। फिर हम बात करते हैं इंडिया और कंबोडिया। इंडिया कह रहा हूं मैं, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में काफी समय से युद्ध चल रहा है। जुलाई 2025 में पहले झड़पें हुई, फिर मामला जो है वो रुक गया, सीज फायर हो गया। सीज फायर जो करवाया था वो, है ना, और जो है अमेरिका ने उसमें मीडिएटरशिप की थी, मध्यस्थता की थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि जो है अभी दिसंबर महीने में, है ना, लगभग लगभग आप मान के चलिए 20 दिन से लगातार जो है वो संघर्ष चल रहा था दोनों देशों के बीच में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। और ये जो संघर्ष जो चल रहा था ना, इस संघर्ष के दौरान अगर आप बात करें तो लगभग लगभग 100 से ऊपर लोग इसमें मारे गए, 5,000 से ज्यादा लोग इसमें विस्थापित हुए, माइग्रेट कर गए उन क्षेत्रों से। लगातार मिसाइलें, बम, तोप, गोले, ये सारी चीजें छोड़ी जा रही हैं। तो जिसकी वजह से नॉर्मल सी बात है, अस्थिरता तो होगी होगी। ये देश है आपका थाईलैंड, दिख रहा होगा आपका। थाईलैंड के जस्ट बगल में ये देश है कंबोडिया, है ना। तो कंबोडिया और थाईलैंड की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, इसको लेकर जो है ना कई सारे डिस्प्यूटेड क्षेत्र हैं जिनको कंबोडिया अपना बताता है, थाईलैंड अपना बताता है, जिसकी वजह से ये जो है संघर्ष इन दोनों देशों के बीच में है। लेकिन अभी युद्ध विराम जो है हुआ है, उस युद्ध विराम के अंतर्गत अगर आप देखें तो थाईलैंड के रक्षा मंत्री और कंबोडिया के रक्षा मंत्री जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे।
थाईलैंड के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है नत्ताफोन नक्रफानेत, और कंबोडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है सी जो है टी सेहा, है ना। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और दोनों ही सहमत हुए हैं कि हम सीज फायर करते हैं ना, युद्ध विराम जो है करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बस ये, जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ पर है, बैंकॉक है ना। कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है, नामपीन है। दोनों ही दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में हाल ही में किन दो देशों में भारी संघर्ष देखने को मिला है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो आपको जो है ध्यान रखना है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, है ना। कंबोडिया में एक मंदिर भी है जिसका नाम है अंकोर वाट मंदिर, ध्यान रखिएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया में। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आज अभी हुआ क्या है कि सोमालीलैंड का मुद्दा जो है वो बड़ा जो है जोरों से उठाया गया। तो सोमालीलैंड है क्या, तो सोमालीलैंड जो शब्द है ये कैसे आया, क्या है। देखिए ये पूरा का पूरा एक देश है, इस देश का नाम है सोमालिया। लेकिन हुआ ये कि सोमालिया का कुछ हिस्सा ऐसा था, सोमालिया का कुछ हिस्सा ऐसा था जिस पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था, और अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा। लेकिन 1991 में 1991 1991 में इस क्षेत्र ने अपने आप को स्वतंत्र जो है वो घोषित कर दिया और नाम दे दिया सोमालीलैंड। अब ये अलग देश की मांग कर रहा है सोमालिया से। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखें तो सोमालिया की जो सोवरेंटी है, संप्रभुता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि नहीं, सोमालीलैंड जो है सोमालिया का ही पार्ट है। हालांकि यहाँ पे अलग राष्ट्रपति होता है सोमालीलैंड में, लेकिन सोमालीलैंड ये कह रहा है कि हम जो है स्वतंत्र देश हैं भाई, हमें स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाए। तो 1991 में सोमालीलैंड ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब इजराइल ऐसा पहला देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है कि भाई सोमालीलैंड अलग देश है, हम इसको मान्यता देते हैं, है ना। तो अगर मान्यता धीरे 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 अदर कंट्रीज भी देते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है सोमालीलैंड नाम का नया देश बन जाए। या फिर मान लीजिए अगर देश इसका विरोध करेंगे, हालांकि अफ्रीका के देश इसका विरोध कर रहे हैं, जो अरब कंट्रीज हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई सोमालीलैंड कोई देश नहीं है, ये सोमालिया का ही पार्ट है ना। सोमालिया की कैपिटल आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, मोगादिशु, है ना। तो ये सोमालीलैंड का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जो आपका लाल सागर है ना, या हम ये कहें कि अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन जो है, ध्यान रखना है, अदन की खाड़ी है यहाँ पर, उसी से सटा हुआ क्षेत्र है सोमालीलैंड। तो सोमालीलैंड का मुद्दा आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये तो करंट अफेयर्स हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। रेनबो वाटरफॉल कहाँ पर है ना। रेनबो वाटरफॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं इस वाटरफॉल में। ये आपका हवाई आइलैंड पर है। हवाई आइलैंड जो है आपका कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में है। यूएसए ने इस पर अधिकार कर रखा है। 80 फीट ऊंचा ये जलप्रपात है। रेनबो वाटरफॉल वाइलुकु नदी पर है। भारत की खेल राजधानी किसे कहा जाता है, तो उड़ीसा, है ना, की जो राजधानी है भुवनेश्वर, उसको कहा जाता है भारत की खेल राजधानी। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल किसे कहा जाता है, तो एक सेवन सिस्टर्स जो वाटरफॉल है ये आपका मेघालय स्टेट में है। जब नदी जो है पहाड़ से ऊपर से गिरती है ना, तो ऐसी स्थिति में वो 7 जल धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसकी वजह से इसको सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल कहा जाता है ना। इसे नोह संगथियांग जलप्रपात भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं, है ना। एक तरीके से आप इसको स्टैटिक जीके का पार्ट मान सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो हमारी क्लास है वो काफी बेहतर रही है। और 30 है ना दिसंबर 2025 का ये करंट अफेयर्स था। डेली करंट अफेयर्स की मैं 10 मिनट से 15 मिनट के बीच की वीडियो में लेकर आता हूँ, उसको आप टाइम दीजिए। फालतू की चीजें पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। 1 घंटे करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी है प्रतिदिन, आपको 10 से 15 मिनट देना है अपने आप को। प्रतिदिन ये समय दीजिए, चीजें बेहतर होंगी, शानदार होंगी। थैंक यू वेरी मच।